हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो अच्छे हो गए। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हमने बहुत अच्छे से उसको समझा था। आज की क्लास में जो इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक है हम उसको कवर करेंगे। ट्राई करेंगे कि चैप्टर आज की क्लास में ही कंप्लीट हो जाए, नहीं होगा तो फिर अगली क्लास लेंगे ही, राइट। तो आज जो हम सबसे पहला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो हम कवर करने जा रहे हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आओ सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन ही देखते हैं, क्योंकि ऐसे तो थ्योरी पढ़ना तो सभी को आता है, सभी थ्योरी पढ़ लेंगे। जब वहां से पढ़ नहीं है तो यहाँ क्यों आना है ना। चलो, अच्छा, मैं अगर आपसे पूछती, जब आपको नहीं पता था कि अकाउंटिंग क्या होता है ना, जब आपको बिल्कुल ही नहीं पता था अकाउंटिंग क्या होता है, तो आप क्या कहते है ना। मैं आपसे पूछती हूँ अकाउंटिंग क्या है, और मैं आपसे ये भी पूछती हूँ कि बुक कीपिंग क्या है, राइट। मैं आपसे पूछती कि अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है। मैं बहुत ही नॉर्मल चीजें पूछ रही हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि दोनों चीजें सेम होती हैं। लोगों को लगता है अकाउंटिंग भी क्या है, अकाउंटिंग का मतलब ही होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। और बुक कीपिंग का मतलब भी होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर इस हिसाब से देखा जाए, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो अकाउंटिंग इज इक्वल टू बुक कीपिंग। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग क्या होगा, सेम थिंग हो गई, क्योंकि दोनों ही रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो भाई क्या ये सही है, अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज द सेम थिंग? आंसर इज बिग नो। अकाउंटिंग डिफरेंट है, बुक कीपिंग डिफरेंट है। बुक कीपिंग जो है ना, अगर मैं बात करूं बुक कीपिंग की, तो बुक कीपिंग एक सब पार्ट है किसका, अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना। क्या है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। एक जब आपको नहीं पता था अकाउंटिंग क्या होती है तो आप सीधा बोलते हैं अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड बुक कीपिंग इज आल्सो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, सो बोथ आर सेम थिंग। अब मैं कह रही हूं आंसर इज बिग नो, बोथ आर नॉट द सेम थिंग, क्योंकि आप पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो, आप पढ़ चुके हो कि अकाउंटिंग में क्या क्या आता है। अकाउंटिंग में आता है आइडेंटिफिकेशन, मनी मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। जबकि बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग इज मेयरली रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग से मतलब रखती है, उसको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। आओ हम एक टेबल बना लेते हैं, उसके थ्रू हम डिफरेंसेस कवर करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, डिफरेंसेस कवर करेंगे। ये आपका है बुक कीपिंग और ये आपका है अकाउंटिंग, ठीक है। तो जो आपका बुक कीपिंग होता है, ठीक है ना, अगर मैं यहां बात करूं, आपकी जो बुक कीपिंग है और ये आपका अकाउंटिंग है, राइट। तो आपके बुक कीपिंग में क्या आता है, आप आइडेंटिफाई तो करोगे ये ट्रांजैक्शन को, भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं ये तो आइडेंटिफाई करनी है। हाँ, तो बुक कीपिंग में आइडेंटिफाई तो आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखोगे कि मनी के टर्म से मेजरेबल है या नहीं, बिल्कुल। अगर नहीं है तो कैसे रिकॉर्ड करोगे, दूसरा। उसके बाद आप ट्रांजैक्शन को क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। तीसरा, आप उसको क्लासिफाई करोगे। क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे। क्लासिफाई का बेसिकली मतलब क्या है, ट्रांसफर करोगे रिस्पेक्टिव लेजर में। आई थिंक ये याद होगा, है ना। जबकि अकाउंटिंग में क्या क्या करते हो, अकाउंटिंग जो होती है वो रिलेट करती है किससे, समराइजेशन से, ठीक है। अकाउंटिंग क्या करती है, समराइजेशन। अकाउंटिंग क्या करती है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अकाउंटिंग क्या करती है, कम्युनिकेशन, ठीक है। ये अकाउंटिंग करती है। मतलब जहां बुक कीपिंग खत्म होती है, वेयर बुक कीपिंग एंड्स, वे जहां बुक कीपिंग खत्म होती है अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप अकाउंटिंग बिना बुक कीपिंग के कर सकते हो, क्या आप अकाउंटिंग बिना बुक कीपिंग के कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। मैं आपसे कह रही हूं ना, आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो, ना मनी के टर्म्स में मेजर करो, ना रिकॉर्ड करो, ना क्लासिफाई करो, सीधा समराइज करो, एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो और कम्युनिकेट करो। कर सकते हो, कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, बेस है ना। और अकाउंटिंग बुक कीपिंग पर बेस्ड है।
थी ना, अकाउंटिंग बेस्ड ऑन बुक कीपिंग, ठीक है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग पे बेस्ड है। तो हमने क्या क्या डिफरेंसेस देख लिया, देखो अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो आपने क्या क्या डिफरेंसेस देख लिए। पहला डिफरेंस की बात की जाए, कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग से कंसर्न है ना, ये क्या है, कंसर्न विथ समराइजेशन, ये समराइजेशन से स्टार्ट है, राइट। सेकंड, इट इज बेस फॉर अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का क्या है, बेस है, इट इज बेस फॉर अकाउंटिंग। एंड यहां आप लिख सकते हो अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग बेस्ड होती है किस पे, बुक कीपिंग पे। अब मुझे एक बात बताओ, तीसरा, आपने बुक कीपिंग करी, राइट, आपने बुक कीपिंग करी यानी आपने यहां तक आ गए, आप क्लासिफिकेशन के प्रोसेस तक आ गए, राइट, आप क्लासिफिकेशन के प्रोसेस तक आ गए, आपने लेजर बना लिया। अब मैंने कहा रोहित, अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, मैंने कहा रोहित आपने क्लासिफिकेशन कर लिया, बुक कीपिंग का प्रोसेस कर लिया, एक काम करो, बेस्ड ऑन दीज प्रोसेस, मैंने कहा क्या करो, मेक अ डिसीजन, मेक ए डिसीजन, एक डिसीजन लो। मैंने क्या कहा, रोहित से कहा कि भाई तुमने बुक कीपिंग का काम कर लिया, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए, डिसीजन मेकिंग का काम करो, अब डिसीजन लो। मैंने उससे कहा डिसीजन लो कि भाई हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग के लिए मैंने उसको बोला। अब डिसीजन मेकिंग कुछ भी हो सकती है, हमें फर्दर एक्सपेंड करना है कि नहीं, हमें अगले साल कितने यूनिट सेल करना है, मैंने उससे कहा कि अब आप इस 4 चीजों पर बेस्ड होकर डिसीजन करो। रोहित परेशान होते हुए मेरे पास आया और बोला मैडम मैं इस पे कैसे डिसीजन करूं, अलग अलग लेजर हैं, अलग अलग चीजें हैं, जब तक मैं इनको समराइज कर लूं, एक पेज पे ना आ जाऊं, ट्रायल बैलेंस ना बना लूं, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बना लूं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बना लूं, बैलेंस शीट ना बना लूं, तब तक मैं इसके बेसिस पे तो कुछ नहीं डिसीजन मेकिंग कर सकता, क्योंकि सारी चीजें क्या स्कैटर्ड हैं, एक जगह नहीं है, समरी फॉर्म में नहीं है, तो मैं यहां से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। आप कर सकते हो, मैं आपको 50 लेजर पकड़ा देती हूँ, मैं कहती हूँ बस इसी के बेसिस पे करो, समराइजेशन नहीं करना है, एनालिसिस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, समराइजेशन नहीं करना है, रिजल्ट निकालो। आप निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, या इसका मतलब सीधा सा क्या है, मैनेजमेंट कैन नॉट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के बेस्ड पे मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले सकता। यहां पे यस मैनेजमेंट कैन मेक डिसीजन, ठीक है ना, यहां पे ले सकता है, यस मैनेजमेंट कैन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग। क्यों भाई, क्यों ले सकता है, वो इसलिए ले सकता है क्योंकि अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में होता है समराइजेशन, अकाउंटिंग में क्या होता है समराइजेशन, इसमें आप पहले क्या बनाते हो, ट्रायल बैलेंस, इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आप क्या बनाते हो, आप बनाते हो पीएनएल, है ना, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहां से आपको बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है, आपके बिजनेस की पोजीशन पता चलती है, राइट, आपके बिजनेस का कैश फ्लो की कंडीशन कैसी है, कैश फ्लोस पता चलते हैं, वो यहां से पता चलते हैं, यहां से ये सारी चीजें नहीं पता चलती। आप सिर्फ क्लासिफिकेशन करके प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन या कैश फ्लो पोजीशन पता नहीं कर सकते, जबकि आप अकाउंटिंग में समराइजेशन करके ये सारी चीजों को पता कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ फोर्थ पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया, हो गया। अब फोर्थ पॉइंट वही मैंने यहाँ पे लिखा है, मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले सकता बुक कीपिंग के बेस पे, यहाँ डिसीजन ले सकता है।
फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट देखो भाई, अकाउंटिंग जो है ना, अकाउंटिंग को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है। कई फील्ड्स होती हैं अकाउंटिंग की, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, अभी मैं इसको बताऊंगी क्या होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, बहुत सारी सब फील्ड होती हैं, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग, बहुत सारी फील्ड होते हैं। बुक कीपिंग, इसकी नो सब फील्ड, इसकी कोई भी सब फील्ड नहीं है। बुक कीपिंग इज बुक कीपिंग, इसकी कोई और सब फील्ड नहीं होती, राइट। बुक कीपिंग की कोई भी सब फील्ड नहीं होती, तो यहां क्या लिखे देंगे? नो सब फील्ड्स। यहां अकाउंटिंग हैज अकाउंटिंग हैज सब फील्ड। सब फील्ड कैसी कैसी है? लाइक मैंने अभी आपको बताया ना, फाइनेंशियल, कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी चीज, ये अभी अपन पढ़ेंगे। फिफ्थ, फिफ्थ क्या है? फिफ्थ आप लिख सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट ascertained बेस्ड ऑन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बेस्ड पर आप फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिटेबिलिटी असरटेन नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर कर सकते हो, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन को मैं एफपी लिख रही हूं, असरटेन्ड यूजिंग अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का यूज करके आप इसको असरटेन कर सकते हो। तो ये आपकी 5 बड़े बड़े डिफरेंसेस हो गए बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच, राइट। मैंने आपको बता ही दिया कि बुक कीपिंग इज सब पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये भी हो गया। तो इस तरीके से आई होप सो आपको समझ में आ गया कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस क्या है। बुक कीपिंग सब पार्ट होता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, अकाउंटिंग लैंग्वेज है, इसको यहाँ भी लिख सकते हो, जैसे बुक कीपिंग में लिखेंगे इट इज ए बेस फॉर अकाउंटिंग, यहाँ पे जबकि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसको चेंज करके आप ऐसे लिख लो, ज्यादा बेहतर है। अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है, तभी तो आप इसको क्या करते हो, तभी आप इसको कम्युनिकेट करते हो, ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, राइट। चलो आते हैं बुक में, क्या है भाई बुक में? देखो बुक में आपको वही दिया है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ना, कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, कंसर्न विद समराइजेशन ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, बेस फॉर अकाउंटिंग, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, वो मैंने आपको बता दिया था, लिखवाया नहीं है। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन दिस प्रोसेस। मेजर डिसीजन कैन नॉट बी टेकन बेस्ड ऑन बुक कीपिंग, can be taken based on accounting. No subfield of bookkeeping. Accounting has several subfield like financial accounting, management accounting, cost accounting, मैंने आपको बता दिया था। फाइनेंशियल पोजीशन आप असरटेन नहीं कर सकते बुक कीपिंग से, यहाँ आप कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, इसको कर लेना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। ये बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है। आइए अब हम बात हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। क्या है सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, क्या होता है, चल देखते हैं, ठीक है। सब फील्ड्स ऑफ, कोई दूसरा कलर लेते हैं, व्हाइट से अपन लिख लेंगे, है ना। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या होता है सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग? मतलब किस किस तरह की अकाउंटिंग होती है और कितने प्रकार की अकाउंटिंग हो सकती है। देखो अकाउंटिंग ना, अकाउंटिंग बहुत सारी सब फील्ड्स हो सकती हैं, लेकिन आपके बुक में जो जो दी है वो मैं बता देती हूँ।
बुक में दी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक में दी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना, अकाउंटिंग मैं नहीं लिख रही हूं, ठीक है। बुक में क्या दी है, बुक में दी है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, बुक में आपकी दी है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और एक दी है सोशल अकाउंटिंग, ठीक है। इतनी सारी अकाउंटिंग आपके बुक में कवर है और एक एक करके हमें सारी अकाउंटिंग पढ़ना है, ठीक है। एक एक करके हमें सारी अकाउंटिंग पढ़ना है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी सारी अकाउंटिंग दी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, सोशल, आप जो पिछले 2 क्लास से 3 क्लास से पढ़े जा रहे हो और मैं आपको पढ़ाई जा रही हूँ, आप जो पढ़े जा रहे हो और मैं आपको पढ़ाई जा रही हूँ, हम इसमें से कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स और सोशल। देखो, मैंने आपको पहले दिन ही जो पढ़ाया था अकाउंटिंग या अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव बताया था, मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, किसी को कुछ याद हो? मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग का मतलब क्या है। मैंने आपको बोला था अकाउंटिंग क्यों करते हैं, मैंने अकाउंटिंग का मोटिव क्या बताया था, मैंने बताया था टू आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, है ना, एंड पोजीशन। मैं यही पढ़ा रही हूं आपको। भैया अकाउंटिंग क्यों करते हैं? अकाउंटिंग इसलिए करते हैं कि हमको पता चले परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। किसकी परफॉर्मेंस एंड पोजीशन? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। परफॉर्मेंस में हम बनाते हैं क्या, यहां हम बनाते हैं पीएनएल, और पोजीशन के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। मैं यही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। क्या पढ़ रही हूँ? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, ताकि हम उसको कम्युनिकेट कर सके, यही मैं पढ़ा रही हूँ। तो आपको समझ में है हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लियर कट। आप वर्ड देखो, क्या है वर्ड? वर्ड है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। तो मैं आपको जो पढ़ा रही हूं इतने दिनों से, और आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या पढ़ रहे हो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ नहीं है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, recording of transaction, classification and summarization to ascertain the financial position and performance to communicate the stakeholder। ठीक है, बहुत ही लंबी कर दी मैंने डेफिनेशन ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीधी सी बात, वो अकाउंटिंग जो कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी या परफॉर्मेंस पोजीशन जानने के लिए की जाती है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। चलो, तो या तो आप पढ़ ही रहे हो इतने दिनों से, है ना। आ जाओ, बुक में क्या लिखा है वो भी हम देख लेते हैं। कहाँ चला गया? हाँ, क्या लिखा है? इट कवर्स प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर ऑफ अकाउंट्स। वही है ना जो मैंने आपको बताया और इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं। आगे क्या है? इट प्राइमरली हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट रिजल्ट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड एंड द फाइनेंशियल पोजिशन एज ऑन अ गिवन डेट, राइट। हमें बैलेंस, जो बैलेंस शीट है वो क्या करती है? पोजीशन प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल पोजीशन एक पर्टिकुलर डेट पर, राइट। तो समझ में आ गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने दिनों से मैं यही एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट। अब आते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। खत्म हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को थोड़ा सा विश्राम देते हैं और अपन पढ़ते हैं पहले कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ। क्या होती है कॉस्ट अकाउंटिंग? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ। क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग? है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो, अपने आप में ना बहुत अच्छे से नाम क्लियर है। अगर नाम से देखा जाए तो अपने आप में नाम चिल्ला चिल्ला के कह रहा है वो अकाउंटिंग जो कॉस्ट निकालने के लिए की जाती है, ठीक है ना। क्या? अकाउंटिंग डन, अकाउंटिंग टू डिटरमाइन कॉस्ट। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है, ठीक है। अब बात आती है
कि कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली होता क्या है और कहाँ यूज होता है। तो मैं बताऊं, बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग यूज होती है, मोस्टली बात कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कह रही कि सर्विस सेक्टर में बिल्कुल यूज नहीं होती, लेकिन सबसे ज्यादा ये यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। कहाँ यूज होती है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जैसे कि मान लो ये पेन बना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन बना होगा। अब इस पेन को बनने में बहुत सारी कॉस्ट इंकर हुई होगी। पेन को बनने के लिए रॉ मटेरियल प्लास्टिक आया होगा, राइट। इस पे जो XPPN लिखा है, प्रिंटेड है, इसके लिए इंक आई होगी, राइट, इसको प्रिंट करने के लिए। इसको बनाने में लेबर लगे होंगे, लेबर जहाँ पे इसको बना रही होगी उस प्रेमाइसेस का रेंट जा रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा होगा, है ना। ये सारे एक्सपेंसेस इंकर हुए हैं इस पेन को बनाने के लिए ना। वहां पे मशीनरी लगी होगी, मशीनरी में ऑयलिंग हो रही होगी तो उसके खर्चे हो रहे हैं, मशीनरी इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही होगी तो उसका खर्चा हो रहा होगा। so many expenses are incurred to make this pen, ठीक है ना। बहुत सारे खर्चे हुए होंगे। अब इतने सारे खर्चे आपने किए, उन सारे खर्चों की अकाउंटिंग करके इस पेन की कॉस्ट निकालना इजी टास्क नहीं है। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है कॉस्ट अकाउंटेंट। कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटेंट। और इंडिया में अगर आपको कॉस्ट अकाउंटेंट बनना हो तो आपको किसका स्टूडेंट बनना पड़ता है? आपको स्टूडेंट बनना पड़ता है ICMAI का। और एक कॉस्ट अकाउंटिंग को हम बोलते हैं क्या? CMA बोलते हैं। जैसे कि आप ICAI के स्टूडेंट है, आप CA बनेंगे, जो ICMI के स्टूडेंट होते हैं वो CMA बनते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए। ये साथ ही साथ ये देखने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्सेसिव कॉस्ट लग रही हो, ताकि हम क्या कर सकें? कॉस्ट कंट्रोल कर सकें। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट कंट्रोल में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन में, जो बुक में आपकी दी गई है। बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन दी गई है, पता नहीं इसको हो क्या गया, वहां नहीं टिक रहा है, नीचे आप बार बार ऊपर पहुंच रहा है। चलो, हाँ, क्या दिया गया है देखें। The terminology of cost accounting published by Institute of Cost and Management Accountant of England, ये definition दी है Cost and Management Accountant of England के। उसने define किया है process of accounting for cost। cost के लिए जो हम process follow करते हैं, cost निकालने के लिए हम जो accounting का process use करते हैं उसको, ठीक है, cost निकालने के लिए जो हम accounting का process यूज करते हैं, जो कि स्टार्ट होता है विच बिगिंस विद रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम, जो तो इनकम की रिकॉर्डिंग के साथ स्टार्ट होता है, या एक्सपेंडिचर की रिकॉर्डिंग के साथ स्टार्ट होता है। इनकम और एक्सपेंडिचर की रिकॉर्डिंग के साथ अगर स्टार्ट नहीं हो रहा तो वो बेस करता है किस पे? बेस ऑन विच दे आर कैलकुलेटेड, वो किसी और चीज पे अगर बेस करता है तो उससे स्टार्ट होता है, ठीक है। खत्म कहां होता है? प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां एंड होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहां एंड होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड होती है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। उसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग कहां एंड होती है? जब आपके पेरियोडिकल स्टेटमेंट बनते हैं, रिपोर्ट्स बनती हैं। किसके लिए बनती है? देखो, मैंने आपको यही बोला था, किसके लिए बनती है? फॉर असरटेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, ताकि कॉस्ट निकाली जा सके और अगर कहीं ज्यादा कॉस्ट इंकर हो रही है तो उस कॉस्ट को कम किया जा सके। ये हो गई आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। अब अगली इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? आइए देखते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैं सीधा सा बोलूं, देखो अभी तक नाम से इतना तो समझ गया हो गया आप लोग कि भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे थे तो फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस पता चल रही थी, कॉस्ट अकाउंटिंग करी तो कॉस्ट का सर्टेनमेंट हुआ। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसे अकाउंटिंग करते होंगे जिससे मैनेजमेंट क्या ले सके, क्या कर सके? डिसीजन मेकिंग कर सके। भाई मैनेजमेंट का काम ही क्या है? मैनेजमेंट का काम ही क्या है? अगर मैं आपसे मैनेजमेंट का काम पूछूं तो मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट का काम क्या है? प्लानिंग करना, डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। अब क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई अलग तरह से अकाउंटिंग होती है? जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थी रिकॉर्ड करने के लिए, जो पेन को बनाने में खर्चे हुए उसको आप रिकॉर्ड कर सकते थे। तो क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई अलग अकाउंटिंग यूज होती है? नहीं। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है ना, ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या है? ये बेस होती है, किन अकाउंटिंग पे बेस होती है? दो अकाउंटिंग्स पे बेस होती है।
ये बेस करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे और कॉस्ट अकाउंटिंग पे, इसीलिए मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पहले बताया। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इसको पता चलते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट, है ना। क्या पता चलते हैं? फाइनेंशियल रिजल्ट। भैया बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, पोजीशन कैसी है। कॉस्ट से पता चलता है आपके इसके कॉस्टिंग रिजल्ट्स कह लो एक तरीके से, है ना। कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता चलती है, यहाँ कॉस्टिंग रिजल्ट की जगह लिख लो कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता चलती है, राइट। ये चीजें इसे कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलती है। भाई तो ये दोनों चीजें उसे अलग अलग मिल रही थी, है ना। मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग से फाइनेंशियल रिजल्ट मिल रहे थे, कॉस्ट से ये मिल रहा था। तो फिर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहां से आ गई, क्यों आ गई? यहां भाई इसके लिए रिपोर्ट बनी रही थी, यहां पे हम रिपोर्ट बना रहे थे P&L एंड बैलेंस शीट, ठीक है। इसकी भी अपनी रिपोर्ट्स बन रही थी ना। तो फिर क्या जरूरत पड़ गई मैनेजमेंट अकाउंटिंग की? ये अपनी बन रही थी, ये अपनी बन रही थी, तो उनको यूज कर लेते, बात खत्म। नहीं, रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी कि हमें चाहिए थी इसकी एक कंबाइंड एनालिसिस। हमें क्या चाहिए था? हमें कंबाइंड एनालिसिस चाहिए था। कंबाइंड एनालिसिस चाहिए था। कंबाइंड एनालिसिस क्यों चाहिए था? तभी तो हम डिसीजन ले सकेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो प्रीवियस ईयर में जो क्या हुआ, इन्होंने 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करे थे, प्रोडक्शन किया था 1 लाख यूनिट्स का, और जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी आई थी वो आई थी ₹50,000 की, इनको प्रॉफिट हो गया था। चलो मान के चलते 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करे और इन्होंने 50,000 का प्रॉफिट कमाया। अब कंपनी चाहती है कि जो अपना प्रोडक्शन है इसको इंक्रीज करके 1.5 लाख रुपए कर दे, राइट। क्या चाहती है? कंपनी चाहती है कि अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करके 1.5 लाख कर दे। अब 1.5 लाख करने पे इसका प्रॉफिट कितना आएगा, ये इसे देखना पड़ेगा, है ना। ये इसको देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, सॉरी कॉस्टिंग को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, तो ये मान के चल रही है कि 1 लाख पे 50,000 का प्रॉफिट है, तो 1.5 लाख पे मेरा प्रॉफिट 75,000 का होगा। क्या ऐसा होगा? क्या नहीं होगा? तो इसको देखना पड़ेगा कि भाई जो हम 50,000 का प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो इसकी वजह से कॉस्ट पे इंपैक्ट क्या आएगा, है ना। हो सकता है हमारे पास अभी जो जगह है वो 1 लाख यूनिट को भी प्रोड्यूस करने के लिए है, 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें अलग से रेंटेड स्पेस लेना पड़े। अलग से रेंटेड स्पेस लेंगे तो उस रेंट का रेंटल अलग जाएगा, वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग जाएगा, अगर वो दूर हुआ, है ना, तो वहां के लिए लेबर अलग लगानी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें। कहीं ऐसा ना हो कि 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ने से हमारी कॉस्ट इतनी बढ़ जाए कि प्रॉफिट बढ़ने की बजाय उल्टा घट जाए, है ना। हो सकता है कॉस्ट इतनी बढ़ जाए कि प्रॉफिट बढ़े ना, प्रॉफिट घट जाए। ये रिलेटिव स्टडी करनी पड़ती है कि भाई अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में कितना असर पड़ेगा, है ना। अगर प्रॉफिटेबिलिटी में असर इतना पड़ रहा है तो हम क्या चीजों को कंट्रोल करें तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाए, पोजीशन इंप्रूव हो जाए। तो उसके लिए हमें एक कंबाइंड एनालिसिस चाहिए पड़ता है, हमें एक रिलेटिव रिपोर्ट चाहिए पड़ती है। इसके लिए हम मैनेजमेंट को प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का बेस करके एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार करते हैं फॉर मैनेजमेंट। क्या करते हैं? स्पेशल रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है ना। किसके लिए? फॉर मैनेजमेंट, राइट। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि आपको अगर पूछा जाए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में आप कौन सी रिपोर्ट्स देख सकते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट देख सकते हो। आप मैनेजमेंट रिपोर्ट्स कभी नहीं देख सकते, आप कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स कभी नहीं देख सकते, क्योंकि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होती, राइट। चलो हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो ये क्या है? इट इज कंसर्न विथ, लिखा भी है, क्या लिखा है? इट इज कंसर्न विथ इंटरनल रिपोर्टिंग टू मैनेजर्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट, ठीक है, टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट नीड्स वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, द डिफरेंट वे ऑफ ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स एज डिजायर्ड बाय मैनेजर्स फॉर डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन। देखो द डिफरेंट वेज ऑफ ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन, डिफरेंट वेज, बहुत अलग तरीके से इंफॉर्मेशन को ग्रुप किया जाता है ना। जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, 50 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और प्रिपेयर करना रिपोर्ट्स एज डिजायर्ड बाय मैनेजर फॉर डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन
are referred to as management accounting. A very important component of management accounting is cost accounting, which deals with cost ascertainment and cost control. लिखा भी है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, जिस पे मैनेजमेंट की रिपोर्ट बेस करती है, उसके साथ साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, राइट। अब इसके बाद दो और बचा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इसको हम यहीं से कवर कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम यहीं से कवर कर लेते हैं। देखो आज के समय में पब्लिक में ना सोशल अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। क्या है, पब्लिक में सोशल अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। तो पब्लिक ये चाहती है कि जो भी बिजनेस एंटिटी काम कर रही हैं वो सोशली रिस्पॉन्सिबल होकर काम करें, ताकि जो उसका इम्पैक्ट है ना वो सोशली पॉजिटिव आए, निगेटिव ना आए। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी काम कर रही है तो उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, अगर एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो उसको कम करने के लिए वो क्या पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है। तो उस सबकी जो अकाउंटिंग की जाती है वो कहलाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आप इसको पढ़ लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो एक वर्ड है जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, वो वर्ड है आपका The demand for social responsibility accounting stem from increasing social awareness about undesirable byproduct of economic activity। अब undesirable मतलब जो आप चाहते नहीं हो लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इसकी वजह से वो जनरेट हो रहा है। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अब वहां बड़ी बड़ी मशीनरीज चल रही है तो साउंड पॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं सामान को बना के बेचने के लिए, लेकिन बाय प्रोडक्ट वो साउंड पॉल्यूशन हो रहा है। या कोई और जगह किसी मैन्युफैक्चरिंग में वाटर यूज हो रहा है तो उसका जो गंदा पानी निकल रहा है उससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये जो बाय प्रोडक्ट है ना उसके बारे में अकाउंटिंग की जाती है, उसके बारे में कंपनीज या बिजनेस क्या स्टेप्स ले रहे हैं ये देखा जाता है, राइट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हमने अकाउंटिंग में जब पढ़ा था तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि हम अकाउंटिंग में वही चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जिन चीजों को हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते उसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, राइट। यही पढ़ा था ना हमने। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक अटेम्प्ट है। क्या अटेम्प्ट है? अटेम्प्ट है टू आइडेंटिफाई, quantify and report investment made in human resources of an organization that are not presently accounted for under conventional accounting practice। देखो एक बार फिर से सुनना, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो चीज मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकती उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, राइट। अब ह्यूमन रिसोर्स की भी जो स्किल्स होती हैं या ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेनिंग देके जो उन पे कॉस्ट इंकर की जाती है या कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम कंपनीज में लाए जाते हैं मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, जिसका कोई खास असर नहीं पड़ता, तो ऐसे जो जिनको हम पहले तो क्या करते थे, रिकॉर्ड नहीं करते थे, लेकिन अब क्या है, अब हम उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में आता है। पढ़ लेना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके साथ हमने सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग भी देख ली, राइट। हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पहले ही देख चुके हैं। अब हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में, जो कि इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग करने के बाद हमारे पास एक और टॉपिक बचेगा, वो हम करेंगे, ठीक है। तो पहले लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है। आइए एक्सप्लेनेशन पे आते हैं और देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। देखो लिमिटेशन का मतलब क्या है ये तो सभी को पता है ना, पता ही है, सबको पता है यार, मैं भी क्या ही सवाल पूछ रही हूँ। चलो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, एक तो मैं अभी अभी आपको बता ही रही थी, है ना, एक तो मैं अभी अभी आपको बता रही थी कि जो अकाउंटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ किसको रिकॉर्ड करता है, उन ट्रांजैक्शंस को और उन इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है जिसको मनी के मेजरमेंट में टर्म रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी कि सिंपल सी बात, ऐसी कोई भी चीज जिसको मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, राइट। अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे कि हम एम्प्लॉय की स्किल को, ह्यूमन रिसोर्सेज की स्किल्स को, उनके टैलेंट को कभी भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, जो कि बिजनेस के परफॉर्मेंस में एंड पोजीशन में क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। आप कुछ भी लगा लो,
कुछ भी लगा लो, सुपर कंप्यूटर लगा लो भैया, अगर वहां ह्यूमन रिसोर्स नहीं बैठा है, वो स्किल्ड नहीं है, वो टैलेंटेड नहीं है, आपका सुपर कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा, है ना। तो बिजनेस सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड करती है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को तो रिकॉर्ड करती है, लेकिन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करती। तो पहला लिमिटेशन क्या है, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, इग्नोर कर देती है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक एम्प्लॉयज स्किल या ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स, इसको हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। दूसरा, ठीक है, दूसरी लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की मैं बात करूं, जो अकाउंटिंग होती है ना, वो हमें परफॉर्मेंस किसकी बताती है, पास्ट परफॉर्मेंस बताती है। क्या बताती है, पास्ट परफॉर्मेंस बताती है। वो हमें फ्यूचर की परफॉर्मेंस नहीं बताती, है ना, वो हमें फ्यूचर परफॉर्मेंस नहीं बताती, क्या बताती है, पास्ट परफॉर्मेंस बताती है ना। ठीक है, जैसे कि आप अकाउंटिंग कब करते हो, अकाउंटिंग आप किस पीरियड की करोगे, आप अकाउंटिंग करोगे 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 की, राइट। तो आपको इसी पीरियड की क्या पता चलेगी, प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी आपको इस पीरियड की पता चलेगी, और आपको बिजनेस की जो पोजीशन है वो किसकी पता चलेगी, बैलेंस शीट के थ्रू। बैलेंस शीट के थ्रू आपको बिजनेस की पोजीशन पता चलेगी 31 मार्च की, 31 मार्च 25 की आपको बिजनेस पोजीशन पता चलेगी, राइट। अब एक बात बताओ, आप चाहते हो बिजनेस में इन्वेस्ट करना, है ना, बिजनेस में पैसा फंसाना, तो आप किस में इंटरेस्टेड हो, फ्यूचर परफॉर्मेंस में ना, कि फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस होगा। लेकिन अकाउंटिंग क्या करती है, अकाउंटिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल डेटा का फाइनेंशियल रिजल्ट प्रोवाइड करती है। फ्यूचर में क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन यूजर्स किसमें कंसर्न होते हैं, फ्यूचर की पोजीशन में कंसर्न होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं तो क्या है, अकाउंटिंग में देयर आर वेरियस अकाउंटिंग मेथड, बहुत सारे अकाउंटिंग मेथड हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत है, प्रोविजन फॉर बेड डेट के लिए है ना, इसी के लिए चलते हैं इस अकाउंटिंग मेथड, राइट। देयर आर वेरियस अकाउंटिंग मेथड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए बहुत सारे मेथड हैं, डेप्रिसिएशन के लिए बहुत सारे मेथड हैं, है ना, प्रोविजंस अगर आपको बनाने हैं तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वगैरह के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं प्रॉफिट की बात कर रही हूँ ना, प्रॉफिट की बात कर रही हूँ, राइट, प्रॉफिट, दो प्रॉफिट है मान लो, मतलब अलग एग्जांपल है, आपको जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हुआ 10 लाख का, राइट, प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 लाख का, आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब क्या है, डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड है, राइट, डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड है। आप अगर एसएलएम मेथड लगाओ, ठीक है, और यहाँ डब्ल्यूडीवी लगाओ, एसएलएम में माना आपने इसकी लाइफ क्या है 10 ईयर्स, राइट, और डब्ल्यूडीवी में आप कह रहे हो कि आप प्रॉफिट लगाओगे एट द रेट ऑफ 15%। अब एक बात बताओ, आपका डेप्रिसिएशन कितना आएगा, यहाँ डेप्रिसिएशन आएगा क्या, 10 लाख डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है, और यहां क्या आएगा, यहां आएगा 10 लाख डिवाइड बाय 15% इज इक्वल टू 1.5 लाख, यहाँ पे 1.5 लाख आ जाएगा। अब मैं कहूं प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन निकालो, ये जो आपका प्रॉफिट था ये बिफोर डेप्रिसिएशन था, ठीक है,
अब मैं कह रही हूं प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन निकालो, आपको कोई निकाल देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन निकालो तो क्या होगा, 10 लाख में से माइनस कर दोगे 1 लाख, कितना आ जाएगा, 9 लाख, राइट। अब इधर भी 10 लाख में माइनस करोगे 1,50,000, कितना आ जाएगा, 8,50,000, राइट। तो क्या है, देखो फाइनेंशियल रिजल्ट क्या चेंज्ड, फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होगा, चेंज हो गए ना भैया। अगर डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करोगे तो फाइनेंशियल रिजल्ट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अकाउंटिंग में क्या है, बहुत सारे मेथड हैं टू रिकॉर्ड सेम इवेंट और अ सेम ट्रांजैक्शन, दे आर वेरियस अकाउंटिंग मेथड, जिसके कारण क्या होता है, प्रोवाइड डिफरेंट रिजल्ट्स, है ना, प्रोवाइड डिफरेंट रिजल्ट्स, है ना, जिसके कारण हमेशा जो व्यू होता है वो ट्रू एंड करेक्ट नहीं होता। तो अकाउंटिंग में बहुत सारे मेथड्स है सिंगल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, सिंगल इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, राइट। समझ में आ गया। आप कैसे विश्वास कर लोगे, आपने मेथड चेंज किया, रिजल्ट चेंज हो गया, है ना, ठीक। चलो चौथा लिमिटेशन, क्या है, यूज ऑफ एस्टिमेशन है, यूज ऑफ एस्टिमेशन। अकाउंटिंग में ना भर भर के एस्टिमेशन होता है, डेप्रिसिएशन में एस्टिमेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में एस्टिमेशन, सब में एस्टिमेशन। और ये एस्टिमेशन किस पे बेस्ड होता है, एस्टिमेशन बेस्ड होता है पर्सनल जजमेंट पे। किस पे बेस्ड होता है, पर्सनल जजमेंट पे, राइट। पर्सनल जजमेंट पे बेस्ड होते हैं आपका एस्टिमेशन। अब देखो भाई क्या बात है, बात ये है, मैं सेम एग्जांपल लेके चलती हूँ। मान लो दो अकाउंटेंट हैं, एक अकाउंटेंट ए है, ठीक है, एक अकाउंटेंट बी है, राइट। अब देखना मैं कह रही हूं प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट यहां भी 10 लाख है, 1 लाख मान लेते हैं, जीरो कम लगाने पड़ेंगे, ठीक है। प्रॉफिट 1 लाख है और ये भी 1 लाख का प्रॉफिट लिए बैठा है, ठीक है। ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है। दोनों ने कहा कि डेप्रिसिएशन मेथड हम कौन सा लगाएंगे, दोनों कह रहे हैं मैं डेप्रिसिएशन एसएलएम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेथड तो दोनों ने सेम चॉइस किया, लेकिन दोनों ही अकाउंटेंट का एस्टिमेशन अलग अलग है। ए कह रहा है मैं एसएलएम मेथड लगाऊंगा लेकिन लाइफ मानूंगा 10 ईयर, बी कह रहा है मैं एसएलएम मेथड लगाऊंगा लेकिन टाइम लाइफ मानूंगा 8 ईयर। क्योंकि इन दोनों का क्या है, अपना पर्सनल जजमेंट है। इसका कहना है कि नहीं इस मशीन की लाइफ 10 साल मानो, बी का कहना है इस मशीन की लाइफ 8 साल मानो। अब होगा क्या, ये 10 साल से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा तो आएगा कितना, 10,000, और ये 8 साल से करेगा तो कितना आएगा, ये आएगा 12,500 मेरे हिसाब से। ये कितना आएगा, ये आएगा 12,500, 8, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12,500, राइट। अब देखो, अब आप देखो ये 10,000, ये 12,500। अब आप प्रॉफिट निकालोगे तो क्या होगा, निकालो प्रॉफिट। यहां 1 लाख में से 10,000 घटाओगे तो कितना बचेगा, 90,000, और यहां 1 लाख में से 12,500 घटाओगे तो कितना बचेगा, 92, 97,500, 97,500 नहीं, कितना बचेगा, 87,500 बचेगा, राइट। कितना बचेगा, 87,500 बचेगा। अब यहां आपका प्रॉफिट ज्यादा है, यहां प्रॉफिट आपका कम है, जबकि आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग, क्या है, सेम है। दोनों ने एसएलएम लगाया है लेकिन दोनों का एस्टिमेशन क्या है, अलग अलग है। ये 10 ईयर का है, ये 8 ईयर का है, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्ट अगेन चेंज हो गया। इसका प्रॉफिट 90,000 और इसका प्रॉफिट 87,500। तो यूज ऑफ एस्टिमेशन की वजह से भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो
अकाउंटिंग है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो कैसा व्यू प्रोवाइड करते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू। देखो आपने ना हमेशा एक चीज पढ़ी होगी या कहीं डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहां पे लिखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं कैसा? ट्रू एंड फेयर व्यू। हर जगह वर्ड क्या लिखा है? ट्रू एंड फेयर व्यू लिखा। भाई ये फेयर क्यों लिखा है? इसकी जगह करेक्ट भी तो हो सकता था ना वर्ड, कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें ट्रू एंड करेक्ट व्यू प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमने वर्ड लिखा है फेयर व्यू। फेयर व्यू प्रोवाइड करते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस्टिमेशन इन्वॉल्व है ना, जिसकी वजह से रिजल्ट चेंज हो जाता है। यहाँ पर डिफरेंट मेथड हैं जिसकी वजह से रिजल्ट चेंज हो जाता है। इसलिए हमने कहा है कि भैया फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो हमें ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करते हैं, ना कि ट्रू एंड करेक्ट व्यू। राइट, चलो फिफ्थ लिमिटेशंस पे आते हैं। फिफ्थ लिमिटेशन में क्या है? कन्फ्लिक्टिंग अकाउंटिंग कन्वेंशंस आपके पॉलिसीज हैं, ठीक है। आपके क्या है? कन्फ्लिक्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, सॉरी, कन्फ्लिक्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखो वैसे तो मैं जिस दो लिखाने जा रही हूं आपने पहले पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हम आगे के चैप्टर्स में इसको पढ़ लेंगे। कन्फ्लिक्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल दिए हैं वो आपस में एक दूसरे के से नहीं मिलते। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट आता है प्रूडेंस का, ठीक है, और एक आता है अक्रूवल का, ठीक है, एक आता है अक्रूवल का। अब दोनों क्या कहते हैं? अक्रूवल कहता है रिकॉर्ड करो ट्रांजैक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ठीक है। प्रूडेंस कहता है रिकॉग्नाइज प्रॉफिटेबिलिटी और जो भी है ना, रिकॉग्नाइज प्रॉफिट व्हेन इट इज सर्टेन। और रिलायबल, ठीक है, रिकॉग्नाइज करो या रिकॉर्ड करो व्हेन इट इज रिलायबल एंड सर्टेन। अब एक बात बताओ, एक बंदा कह रहा है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लो जब वो अकर हो गया। फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने सेल किए, एक फ्रिज सेल किया, और वो बंदा मतलब वो जो फ्रिज था, ठीक है, मैंने एक फ्रिज को सेल किया, राइट। अभी जो मैंने फ्रिज सेल किया वो 40,000 का था, और उस 40,000 में से वो मुझे 10,000 तो कैश पेमेंट करके चला गया ना, डाउन पेमेंट जिसे बोलते हैं, इसकी तो उसने डाउन पेमेंट कर दी, राइट। और जो बाकी के 30,000 था वो बोला मैं आपको आज से 3 दिन बाद दे दूंगा, आफ्टर 3 डेज दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो अब क्या होगा? अक्रूवल कॉन्सेप्ट कह रहा है भैया जब तुम्हें 10,000 मिले, जिस दिन तुमने फ्रिज बेच दिया, तुम्हारे हाथ से फ्रिज चला गया, तब तो तुम सेल रिकॉर्ड कर लो पूरी की पूरी 40,000 की। प्रूडेंस अक्रूवल कॉन्सेप्ट यही कहता है, ठीक है, जैसे ही ट्रांजैक्शन अकर हुई उसको रिकॉर्ड करो, राइट। तो भैया जिस दिन मैंने डाउन पेमेंट 10,000 की ली, कस्टमर को फ्रिज दिया, उसी दिन तो हो गई सेल, और मेरे को अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन उसके अगेंस्ट प्रूडेंस क्या कहता है? भैया जब ये रिलायबल हो जाए 30,000 तुम्हें मिल जाएंगे, जब रिलायबल हो जाए तुम्हें 30,000 मिल जाएंगे, तब रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो दोनों ही आपस में क्या है? कन्फ्लिक्टिंग है, राइट। क्योंकि मुझे नहीं पता वो 30,000 3 दिन में ही मिलेंगे कि नहीं, या मिलेंगे भी कि नहीं, ठीक है भाई, वो मेरी जान पहचान का होगा, मैंने देखा होगा, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है ना, तभी तो डाउटफुल डेट बनाते, वरना क्यों ही बनाते, राइट। तो ये क्या है? आपस में अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी क्या है? कन्फ्लिक्टिंग है। उसके बाद 6th पॉइंट, अकाउंटिंग इग्नोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या कह लो, इन्फ्लेशन लाइक जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, अकाउंटिंग इग्नोर करता है। हम कभी इन्फ्लेशन को अकाउंटिंग करते वक्त कंसिडर नहीं करते, कभी भी अकाउंटिंग करते वक्त हम इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को क्या है? कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो ये कुछ आपके
लिमिटेशन थे अकाउंटिंग के जो मैंने आपको बता दिए। आप इसको बुक से एक बार रीड कर लेना। लगभग बुक में जो दिए हैं वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी, एक बार रीड आउट कर लेना। सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपके लिमिटेशंस में कवर कर ली है। उसमें 7 पॉइंट्स दिए, मैंने आपको 6 पॉइंट्स कवर किए हैं। वो 7 पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट रिपीटेटिव है तो हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम, बट रीड इट एट वंस। इसको जरूर एक बार पढ़ लेना। और एक और टॉपिक जो इसका इंपॉर्टेंट है और कवर करना था, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस भी बनते हैं इधर से, वो था रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन एंड आई एम थिंकिंग वेदर टू कवर और नॉट, क्योंकि टॉपिक है लंबा, क्लास हो जाएगी लंबी। एक काम करते हैं, क्लास को यहाँ पे ब्रेक करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। ऑल दो कवर तो करना है मात्र 5 ही इसके साथ, 5 और 6 के साथ, बट ये ले जाएगा आधा से पौन घंटा ले जाएगा एक्सप्लेनेशन। इसको हम कल की क्लास में कवर करेंगे और एक आध जो चीजें हैं वो और कवर कर लेंगे। इसके साथ हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।